प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आकाशवाणी की इस खास श्रृंखला में, इस नए कार्यक्रम में जिसका नाम है प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। प्रकृति है तो हम हैं, पर्यावरण है तो जीवन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी की सोच, संबोधन, चाहे उनकी सरकार, उनके कैबिनेट, उनके प्रशासन के फैसले की जहां तक बात की जाए, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर खास जोर दिया जाता है। और इसीलिए इस श्रृंखला में जिसका नाम है प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान। इस श्रृंखला के पहले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं आकाशवाणी के स्टूडियोज में माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन श्री भूपेंद्र यादव जी। सर, स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। धन्यवाद वैभव जी। सर, सबसे पहले इस चर्चा को शुरू करूंगा इस सवाल से कि निजी तौर पर पर्यावरण, प्रकृति की क्या अहमियत मानते हैं आप? क्यों इतना ज़्यादा अहम है हम सब के लिए इसका संरक्षण? देखो, अभी जब आप इस कार्यक्रम का इंट्रोडक्शन दे रहे थे जी, तो आप कह रहे थे कि प्रकृति है तो हम हैं। जी, हम प्रकृति का हिस्सा हैं। जी, मनुष्य चिरंतन नहीं है, प्रकृति चिरंतन है। बिल्कुल। मनुष्य की आयु जो है व्यक्तिगत जीवन में मैक्सिमम 100 साल है, लेकिन उसके जन्म के पहले भी प्रकृति है और उसके जाने के बाद भी प्रकृति है। तो प्रकृति है तो हम नहीं, हमारा अस्तित्व प्रकृति के कारण है। बिल्कुल। और जब हमारा अस्तित्व प्रकृति के कारण है तो जब हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो हमें लगता है कि हम इस पर विजय पा सकते हैं। हम इस पर विजय नहीं पा सकते, हमारा इसके साथ अस्तित्व इसके कारण होता है। बिल्कुल। और जब प्रकृति के कारण हमारा अस्तित्व है तो अकेले मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। इस धरती पर कीट पतंग से लेकर जितनी भी जैव विविधता है वो सब प्रकृति के कारण है। अब मनुष्य ने अपनी ज्ञान, अपनी क्षमता, अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों से बहुत सारी चीज़ों में अनेक चीज़ें प्राप्त करी हैं। प्रकृति में छुपे हुए रहस्यों का मनुष्य ने पूरा एक तथ्य खड़ा किया है, विज्ञान खड़ा किया है। पर ये प्रकृति को समझने के लिए है। तो जब प्रकृति को समझ के हम डीप इकोलॉजिकल सेंस पैदा करते हैं तो हमारी जीवन शैली प्रकृति के अनुकूल है। और प्रकृति को समझकर जब इसमें ध्वंस करते हैं तो फिर हमारी जीवन प्रणाली से जलवायु संकट पैदा होता है। और इसलिए हमारे मंत्रालय में भी कहा गया है, प्रकृति रक्षितः रक्षतः। इफ़ यू प्रोटेक्ट द नेचर, नेचर विल प्रोटेक्ट यू। और आज जो दुनिया के 3 बड़े जलवायु संकट हैं, पहला, मनुष्य की औद्योगिक, व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों के कारण जो अनेक ग्रीन हाउस गैसेस पैदा हो रही हैं, उसके कारण धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, वह जलवायु संकट है। दूसरा, कृषि और अन्य चीज़ों में लगातार नए खोज के कारण जो पेस्टिसाइड के कारण ज़मीन के बंजरपन का खतरा बढ़ रहा है, वो एक फूड सिक्योरिटी का संकट है, माइग्रेशन का संकट है। और तीसरा, मनुष्य के द्वारा जो जैव विविधता में असंतुलन पैदा किया जा रहा है, वो फ्लोरा और फौना धरती का नष्ट होने के कारण जैव विविधता का संकट है। ये 3 मुख्य संकट हैं जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि प्रकृति के सह अस्तित्व के साथ जीना, बुद्धिमत्ता के तरीके से पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करना और इसका शोषण नहीं करना और प्रकृति अनुकूल जीवन शैली को अपनाना, यही हमारी आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सब, जैसा आपने बताया कि हमारी प्राथमिकता है कि हम अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालें, उसके संरक्षण में हर वो प्रयास करें जो संभव है। आपने हमें बताया कि कौन से वो 3 महत्वपूर्ण, जो सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौतियां हैं प्रकृति और पर्यावरण को लेकर। सर, मैं जानना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भारत सरकार उन चुनौतियों के लिए कौन से उपाय कर रही है, क्या सोच है
और आगे जैसा हम जानते हैं कि अमृत काल अब चल रहा है और हम विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हैं, तो हम कैसे अपनी पर्यावरण को अपने साथ लेकर चल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी स्वयं भी कहते हैं, इंडिया इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। और UNFCCC में जो हमने अपने कमिटमेंट किए हैं, मतलब पेरिस एग्रीमेंट के बाद में दुनिया के सभी देशों ने ये कहा था कि हम अपने NDCs डिक्लेयर करेंगे, और भारत ने भी 2030 को लेकर अपने 8 NDCs डिक्लेयर किए थे। जी। उसमें हमारे जो 3 NDCs थे, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जी। वो क्वांटिटेटिव थे। हमारे जो 5 NDCs थे वो क्वालिटेटिव थे। हमारा पहला क्वांटिटेटिव NDC ये था कि हम पर्यावरण के संकट के कारण भारत के रिन्यूएबल की क्षमता को बढ़ाएंगे, और भारत की जो रिन्यूएबल की क्षमता है इसको भारत ने NDC के समय से 5 साल पहले पूरा किया। दूसरा, हमने मानक तय किया था कि 2005 की तुलना में हम जो देश का औद्योगिक विकास करेंगे वहाँ हम जो कार्बन एमिशन है जी। उसको हम रिड्यूस करेंगे 35%। उस क्षमता को भी हमने समय से 5 साल पहले पूरा किया, और हमारा जो कार्बन सिंक बनाने की जो क्षमता थी 3.3 मिलियन टन, उसके भी हम बहुत नज़दीक पहुँचे हैं, हमारे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में है। जी। तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने न केवल अपने लक्ष्यों को पूरा किया बल्कि अपने रिवाइज्ड NDCs भी पेश किए हैं। और उसके साथ ही जो हमारे 5 क्वालिटेटिव लक्ष्य थे उसमें अब हमने रिवाइज करके एक बड़ा लक्ष्य मिशन लाइफ किया है। जी। कि जो मिटिगेशन के जो सुधार के उपाय हैं वो तो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, जो एडेप्टेशन के उपाय हैं वो समाज में जागरण करके किए जाते हैं, और जो इंडिविजुअल एफर्ट होने चाहिए वो प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ के रूप में पूरी दुनिया को रखा है। बिल्कुल। तो ये भारत ने एक विषय किया है। दूसरा, भारत ने क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम को लेकर दुनिया में चर्चा नहीं बल्कि एक्शन बेस्ड कोलिशन प्रोग्राम बनाए हैं। जैसे हमने सोलार की क्षमता को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है। हमने पर्यावरणीय संकट के कारण जो आपदाएं आती हैं उसके लिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की स्थापना करी है। तीसरा, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस में हमारी हिस्सेदारी है। और उसके बाद अभी दुनिया में बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए जो दुनिया में 7 बिग कैट्स पाए जाते हैं उनका सर्वाइवल इसलिए है कि अगर वहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस होता है तो वो उस क्षेत्रों में सर्वाइव करते हैं। बिल्कुल। और ये 97 कंट्रीज़ में है। जब 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन था और भारत ने दुनिया में 70% टाइगर्स को संरक्षित करके टाइगर संरक्षण का एक बड़ा संदेश दिया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया कि अब इसको विस्तृत करते हुए एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया जाना चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बार के बजट में भी बिग कैट अलायंस का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी भारत में होने जा रही है। तो पहला, हमने अपने NDCs के लक्ष्यों को पूरा किया। दूसरा, हमने क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम किए। तीसरा, हमने इसको जन आंदोलन बनाने के लिए अपने देश में मिशन लाइफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान को शुरू किया। चौथा, हमने अपने पॉलिसी क्षेत्र में विशेष रूप से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए विभिन्न सेक्टर्स में, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट का विषय हो, चाहे वेस्ट का विषय हो, उसके लिए EPR मॉडल किया हो, चाहे यूज्ड ऑयल का विषय हो, इसमें भी हमने पॉलिसी लेवल पर इंटरवेंशन करके सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात हमने देश के अंतर्गत करी है। और सबसे बड़ी बात है, एडेप्टेशन को लेके भी भारत ने अपना एक पूरा प्लान बनाया है और एडेप्टेशन में भी हमने काफ़ी सक्सेसफुल प्रयोग किए हैं। तो हमने हर क्षेत्र में क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम में NDCs को प्राप्त करने में,
मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान में जन भागीदारी में, पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशन करने में हमने बेहतरीन तरीके से प्रयास किया है। बिल्कुल सर, आपने बताया कि इतने प्रयास जो हमने किए, चाहे वो सोलर अलायंस के माध्यम से हों, बिग कैट अलायंस के माध्यम से हों, बायोफ्यूल्स के माध्यम से हों, एक सतत विकास की परियोजना समक्ष आती है हम सभी के। इस सतत विकास को हासिल करने के लिए या इसकी योजना बनाने के लिए अगर एक आम नागरिक जानना चाहे कि कैबिनेट में जब आप बैठक करते हैं, किस तरीके की वो चुनौतियां होती हैं जो आपके सामने होती हैं, जिनके बारे में आप सोच विचार करते हैं, और आपको क्या लगता है कि कैसे हम जन भागीदारी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? देखिए, सतत विकास का अर्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है। वैसे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये माना जाता है कि धरती के संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि वो लंबे समय तक संरक्षित रहे। जी। और पॉलिसी इंटरवेंशन के मामले में पर्यावरण मंत्रालय ये एक तरीके से रेगुलेटरी मिनिस्ट्री है। जी सर। पर रेगुलेटरी मिनिस्ट्री होने के साथ साथ जैसे मैंने बताया है कि अन्य मंत्रालयों से जो पॉलिसी फ्रेमवर्क आते हैं और विकसित भारत को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है कि हम पहले अपने जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनके संवर्धन और विकास का काम करें। जी। तो हमारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं, आपने देखा होगा उनकी संख्या 47 से बढ़ाकर हमने 10 सालों में 58 करी है। ये तो प्राकृतिक संपदा का संरक्षण है। दूसरा, हम जल संरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर योजना है जो ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा की जाती है। लेकिन जल संरक्षण में अगर देखेंगे तो 2014 में जहां 24 रामसर साइट्स होती थी, उनकी संख्या को बढ़ाकर हमने 98 करने का काम किया है। तीसरा जो है, भारत में अभी शहरों में जो सबसे बड़ी चुनौती हमारी है, शहरीकरण के कारण पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो शहर हैं उसमें उच्च क्वालिटी की हवा आनी चाहिए। बिल्कुल। तो पिछले फाइनेंस कमीशन में हम लोगों ने 130 शहरों का एनकैप का प्रोग्राम शुरू किया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता भी है कि 130 में से 30 शहर ऐसे हैं जहां हम एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारे पास चुनौती जो है वो एनसीआर क्षेत्र में है। और एनसीआर क्षेत्र में हमने एयर शेड को चिन्हित करने के लिए पॉलिसी इंटरवेंशन करते हुए हमने CAQM जैसे बिल बनाए। बिल्कुल। और व्हीकल पोल्यूशन को, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को, वेस्ट मैनेजमेंट को दूर करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया है। तो पॉलिसी लेवल पे, लेकिन एक रेगुलेटरी मिनिस्ट्री होने के नाते पॉलिसी बनाने के साथ साथ लोकल स्तर पे भी जो गैप है उसको भरे जाए। जैसे अनेक मंत्रालयों के जो गैप हैं उसको भरने के लिए जी। हम लोग ये एनकैप जैसे प्रोग्राम लाए हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसमें हम मिनिमम इंटरफेयर के साथ मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। और उसके लिए जो सबसे बड़ा विषय है वो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है। तो पर्यावरण का एक ऐसा विषय है कि हमारे अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री से आता है। तो आज आपने दिल्ली में देखा होगा कि ये जो हमारे वेस्ट है इसको हटाने में अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का आता है। तो अमृत सरोवर में, बाकी विषयों में वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन व्हीकल पॉल्यूशन है तो आपने देखा होगा हमारे माननीय गडकरी जी रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में वो पूरा व्हीकल पे उन्होंने पूरा विषय दे रखा है। लेकिन फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से पराली का विषय आता है। तो शिवराज जी के साथ मिलकर के हम पराली के विषय और क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर उसको लेकर के काम करते हैं। और हमारे युवा मंत्रालय में मनसुख भाई हैं, तो माई भारत पोर्टल पे युवाओं में पर्यावरण जागरूकता को लेकर के वो काम करते हैं। और पिछले दिन आपने देखा होगा कि आयुष मिनिस्ट्री ने जब योग का प्रोग्राम किया तो उन्होंने और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मिलके इसके प्रमोशन के लिए जो हमारी आइकॉनिक जगह हैं वहाँ पर ये प्रोग्राम किया। तो इसमें संदेश देना हो, सहयोग करना हो, आगे बढ़ना हो। अब मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोलार को लेके जब काम करती है तो उसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में जो काम किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में भी स्टैंडर्डाइजेशन का काम किया जाता है। तो ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच में पॉलिसी को फुलफिल करने के लिए एज ए होल गवर्नमेंट के नाते हम लोग काम करते हैं। हमारी मिनिस्ट्री उसमें रेगुलेशन का काम करती है, लेकिन उसमें भी जो नीति आयोग के जो हमारा थिंक टैंक है
उसके इनपुट भी एक बहुत अच्छा कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के लेवल से लेकर आपने कहा कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो आपस में समन्वय बैठाती हैं, आपस में काम करती हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं। आपने कहा द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। सब क्या चुनौतियां होती हैं या किन मुद्दों पर आप ध्यान देते हैं कि सभी लोग, जैसे कहते हैं अंग्रेजी पे, दैट दे ऑल शुड बी एट द सेम टेबल, सभी लोग एक ही विचार के साथ, एक ही लक्ष्य के साथ एक साथ आएं, मिलकर काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये बात देख रहे हैं कि सब लोग एक साथ समन्वय में काम करते हैं। ये कितना अच्छा रहता है पर्यावरण के लिए और हर एक मंत्रालय के अपने अपने लक्ष्यों के लिए। देखो, हम एक मामले में सब लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है। और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व जो है, ये हेड ऑफ द स्टेट के नाते पिछले 25 वर्षों का नेतृत्व है। आपको कभी ऐसा देखने में नहीं मिलेगा कि एक नेतृत्व ने, और डेमोक्रेटिक रूप से, बिल्कुल, डेमोक्रेसी में 25 साल तक अगर आप हेड ऑफ द स्टेट के रूप में काम करते हैं, बिल्कुल, तो इस बात को दर्शाता है कि आपकी नीति, आपकी पॉलिसी को लगातार जनता का प्यार और स्नेह मिला है। क्योंकि जब आप निस्वार्थ होकर के लोगों के लिए कार्य करते हैं तो आपको वो मिलता है। और इसलिए हमारे अपने मंत्रालयों में, अन्य मंत्रालयों में समय समय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिलता है, उनका जो कार्य करने का एक इनोवेटिव वे है, उसमें आपने देखा होगा कि वो छोटे से छोटे व्यक्ति का भी जो नवाचार होता है वो अपने मन की बात में सबके सामने रखते हैं। कहीं नॉर्थ ईस्ट में कोई महिला ने, मान लीजिए, कोई नया रेशा बनाया है, या किसी ने कोई स्वच्छता का कार्य किया है, या किसी ने कोई नया इनोवेशन किया है, और सबसे बड़ी बात है कि वो सब लोगों को एक कॉन्फिडेंस देते हैं। और वो कॉन्फिडेंस जब वो परीक्षा देने वाले बच्चों को देते हैं तो उनका ये मार्गदर्शन हम मंत्रियों को तो मिलता ही है। और उनका ये मार्गदर्शन और अप्रोच ही जो होल गवर्नमेंट अप्रोच की बात करती, संपूर्ण सरकार की बात करती, कि हम अलग अलग मंत्रालय नहीं है, हम संपूर्ण सरकार के हिस्से हैं। तो इसका तो श्रेय जो है वो उनके नेतृत्व, विज़न, दृढ़ संकल्प और अनथक रूप से लगातार कार्य करने की क्षमता को जाता है, जो हम सब मंत्रियों को भी प्रेरणा देती है। सब आपने अलग अलग प्रयासों की बात कही। आपने कहा सोलर, आपने कहा वेस्ट मैनेजमेंट, बायोफ्यूल्स की आपने बात कही, अलग अलग तरह से आपने जैव विविधता को संरक्षित करने की बात की। टेक्नोलॉजी, तकनीकी, डिजिटल इंडिया की जो मुहिम है, जो एक क्रांतिकारी आइडिया है, जो अब पूरे भारत हम लोग देख रहे हैं कि वो लागू हुआ है, वो कितना ज़्यादा अहम है इस चीज़ के लिए, या आने वाले वर्षों में और उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ेगी? देखिए, जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी में इवोल्यूशन आएगा टेक्नोलॉजी का जी, या विज्ञान का, तो उतनी ही अहमियत बढ़ेगी। जैसे प्रिंट के आने के बाद अखबार की अहमियत बढ़ी, संचार के आने के बाद आकाशवाणी की अहमियत बढ़ी, दृश्य के आने के बाद टीवी की अहमियत बढ़ी, तो डिजिटल आने के बाद सोशल मीडिया की बढ़ी, तो आकाशवाणी भी सोशल मीडिया पे आ गई। So, ये जो टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन है, ये तो प्रोसेस है जी, और आपको अगर आगे बढ़ना होता है तो आगे बढ़ने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि आप उस टेक्नोलॉजी के साथ अपना अडेप्टेशन करें, सामंजस्य करें, है ना। और इसलिए आज डिजिटल भारत एक एम्पावर्ड भारत तो बना ही है। और डिजिटल भारत में आज हम तो केवल आप दोनों बात ही कर रहे हैं जी सर, लेकिन अभी आप बाहर निकलेंगे ना और आपको लगेगा कि मैं घर के लिए 1 किलो सेव लेके जाऊं, तो आप भीम ऐप से ले जाएंगे। हाँ जी, ले जाएंगे ना, बिल्कुल ले जाएंगे। आजकल वो भी स्कैन आजकल करके बिल्कुल तुरंत से देता है। तो ये हमारा एम्पावरमेंट है। हाँ जी। और इस एम्पावरमेंट को अगर मेरे ऑफिस के बाहर एक फल वाले से लेकर के और एक बैंकिंग के लेन देन में है, तो ये तो हमने अब अपने देश को टेक्नोलॉजी इक्विप्ड किया है। जी, और टेक्नोलॉजी के जो इतना बड़ा जो डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए मशीन लर्निंग बहुत बड़ी है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि एआई का बड़ा महत्व है। और अभी तो भारत में एआई का दुनिया का समिट होने वाला है। तो हम अकेले नहीं हैं, हम अपने साथ दुनिया की नई बदलती हुई परिस्थितियों में उनको लेकर के जा रहे हैं। जी, और मैं तो ये मानता हूँ कि इस देश के जो आईआईटीज खुले हैं, सरकारी संस्थान हैं, बिल्कुल, आईआईएम्स खुले, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
जो नई टेक्नोलॉजी लीडरशिप चाहिए, आज उसमें आईआईटीज़ के लोग हैं। ये भारत का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी में अब ऐसा नहीं है कि भारत केवल एआई है, ये तो आपका क्षेत्र है संचार। इसमें कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा मुंबई में वेव समिट कराया था। जी हाँ। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में वेव्स की भी क्या भूमिका है। तो हमने नए एवेन्यूज़ और नए क्षेत्रों को पहचाना, और इससे तो पीछे रहना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। नई टेक्नोलॉजी का एडेप्टेशन, उसको अपनी सोसाइटी के साथ जोड़ना, लेकिन उसमें प्रकृति के साथ अनुकूलता जोड़ना, जी। ये और बड़ा विषय, इसको और जोड़ के चलते हैं। बिल्कुल। सब हमने देखा कि जब माननीय प्रधानमंत्री इंग्लैंड के दौरे पर गए, यूरोप के दौरे पर गए, विश्व भर में गए, उन्होंने जो मुहिम है, जो पहल है एक पेड़ माँ के नाम, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भी 10 ईयर फ्रेमवर्क पारित हुआ। कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, या मैं कहूँगा कि कितना सरल है अब भारत के लिए एक विश्व पटल पर अपनी बात का रखना, और कौन सी वो चुनौतियां हैं जिनका आप सामना करते हैं ताकि विश्व हमारे साथ चले। एक पर्यावरण मंत्री होने के नाते एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय जो वार्ताएं हैं उसमें मुझे जाने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके दृढ़ संकल्प का एक विश्व में बड़ा सम्मान बना है जी। और उसका एक अच्छा असर होता है। हम दुनिया में जो ग्लोबल साउथ है उसके लिए एक सशक्त आवाज़ बन के उभरे हैं, और उनके हितों का संरक्षण करने में भी हम पूरी तरीके से अच्छे सिद्ध हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत के सुझाव को आज दुनिया में नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। और दूसरा, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण वार्ता चलती है तो भारत का रुख क्या है, पक्ष क्या है, उसकी ओर भी दुनिया देखती है। तो ये तो इस बात को दर्शाता है कि दुनिया में हमारी एक अच्छी मान्यता बनी है। जी। और पिछले समय में अगर आप देखेंगे तो इवन हम भी जैसे देखते हैं, चाहे G20 की भारत ने अध्यक्षता करी और G20 में भारत का योगदान रहा हो, बिल्कुल। या ब्रिक्स में भारत का योगदान रहा हो, या बाकी जो अन्य बहुपक्षीय मंच हैं उसमें जो भारत का योगदान रहा है उसको पूरी दुनिया में सराहा जाता है। सब जन भागीदारी की ओर आते हैं। जन भागीदारी में कई ऐसे पहल हैं जो सरकार की ओर से उठाई गई, जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। मिशन लाइफ की अगर बात करें, सब 75 ऐसे बिहेवियर हैं, सरल व्यवहार हैं, बिजली बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए, संसाधनों को संरक्षित करने के लिए, रोज़मर्रा के जो व्यवहार हैं उनमें उन चीज़ों को सम्मिलित करने के लिए, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, संसाधन बर्बाद ना हो। इसके लिए मंत्रालय क्या कदम उठाता है? आपने बिल्कुल सही कहा है कि 75 ऐसे छोटे बड़े व्यवहार है, लेकिन हम उसको बहुत लार्ज सेक्शन में पहुंचाने के लिए मिशन लाइफ के नाते हम 7 आयामों पे काम करते हैं। सेव एनर्जी, सेव वाटर, सेव फूड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक और हेल्दी लाइफ स्टाइल। बिल्कुल। तो सेव एनर्जी को लेकर के हमारे मंत्रालय ने तो रिन्यूएबल पे हम लोग जोर देते ही हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे बने ही हैं भारत में। और सेव वाटर में अब आप रामसर साइट्स है, जल संरक्षण योजनाएं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति चलाई रही है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ मिलकर जो नदियों के किनारे वृक्ष लगाने का कार्य वो भी है। तो ये जो सारे विषय हैं ये मिशन लाइफ है। मिशन लाइफ प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत का विषय हम लोगों को ग्लासगो में दिया था, एक नया विज़न था। उस नए विज़न में भारत अकेला नहीं है, भारत दुनिया में सबके सह अस्तित्व को लेकर के जीवन जीने की बात करता है। और ये हमारा इथोस है, ये हमारा सिविलाइजेशनल सोच है, हमारा कल्चरल वैल्यू है। हमारी जो सांस्कृतिक वैल्यू और जो धरोहर है वो प्रकृति आधारित जीवन शैली है। लेकिन प्रकृति आधारित जीवन शैली में अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सब जा कर के बैलगाड़ी में बैठ जाओ, तो संभव नहीं है। लेकिन नई उस टेक्निक को अपनाओ जो एनर्जी की बचत करती हो। अब ई वेस्ट को लेकर के अब इतना डिजिटल और ई सामग्री प्रचुर मात्रा में आ गई है कि अब हम उसमें जो क्रिटिकल मिनरल है उसको, उसमें से कोई डिस्ट्रॉय होता है। आज देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो हर 4 साल में 100 करोड़ मोबाइल अगर ख़राब होते हैं
उसमें अन्य मिनरल्स भी होते हैं, बिल्कुल सर। तो उनको रिसाइकल कैसे किया जाए, ये ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के हम लोगों को आगे चल के इस पे कार्य करना होगा। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा सिविक सेंस बहुत अच्छा है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर का सेंस बहुत अच्छा है, लेकिन उतना ही हमारा एनवायरमेंटल सेंस भी होना चाहिए। मिशन लाइफ का अर्थ क्या है कि सरकार तो मिटिगेशन मेजर्स कर ही रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे सरकार जा रही है, नए पॉलिसी आइटम को सरकार ला रही है, एडेप्टेशन मेजर्स में जा रही है, लेकिन एक एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। मैं कमरे में से निकलूँ तो सारी लाइटें बंद हो जानी चाहिए। सेव वाटर जो है, मैं जब बोतल में आधा पानी ले जाए तो अपने साथ लेकर के चला जाऊँ, बाद में प्यास बने तो फिर पी लूँ। बिल्कुल। तो ये जो बिहेवियरल विषय है, ये मिशन लाइफ है। लाइफ का मिशन माने प्रकृति अनुकूल जीवन शैली है, ये मेरे व्यवहार में आना चाहिए। इस विषय को लेकर के हम पॉलिसी आइटम भी बना लेंगे, लॉ भी बना लेंगे, लेजिस्लेशन भी बना लेंगे, मेरे कॉन्शियसनेस का, मेरी अंतःकरण में जुड़ा हुआ विषय होना चाहिए। और ये जब ही सोच के आ सकता है कि ये जीवन मेरा अपना बनाया हुआ जीवन नहीं है, ये प्रकृति से लिया हुआ जीवन है। इसलिए हमेशा प्रकृति के प्रति ग्रैटिट्यूड, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता अगर हम रखेंगे, उसके सह अस्तित्व को जानेंगे, तो उसको पहचानने का तो एक ही तरीका है कि अपनी पर्सनल लाइफ के व्यवहार को सुधारना है। और वही प्रधानमंत्री जी का मिशन लाइफ का मूल मंत्र। सर, प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही थी सस्टेनेबल कंजम्पशन के बारे में, खपत के बारे में, जो सतत तरीके से हो, उतना ही उत्पाद या सेवाओं का उनको भोगें जितनी हमें ज़रूरत है और उसको बर्बाद ना करें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरीके से और ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा सकती है? कैसे जन जन तक ये बात पहुंचाई जा सकती है? सबसे पहले तो अपनी थाली में उतना खाना ले जितना खा सके और दुनिया में तो इस समय सबसे बड़ी समस्या ओबेसिटी की है। आधी दुनिया का जो ज़्यादा संकट है वो डायबिटीज़ के कारण है, मतलब रॉन्ग लाइफ स्टाइल। मैंने जो मिशन लाइफ का भी 7वां कहा है, हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल तो ये हमारे सोच में है। जैसे हमारे यहाँ यम नियम जैसे योगा में कहे जाते हैं ना, तो उसमें संतोष कहा जाता है, तो खाने में भी संतोष रखना चाहिए। क्या बात है। तो जो संतोष शब्द है, ये हमारी जीवन पद्धति है। और मेरे को लगता है संतोष वर्ड ही एक ऐसा वर्ड है जो आपका सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल है उसको बचाने का काम करता है। बिल्कुल। भारत में तो जो बहुत पहले से परंपरा चली है, लगभग 60-70s के दशक में अर्ने नैस एक वेस्ट के फिलोसोफर हुए, नॉर्वे के, जिन्होंने डीप इकोलॉजिकल सेंस की बात करी। उसके बाद स्वीडन ने स्टॉकहोम कन्वेंशन बुलाया, उसी में से सारी दुनिया की बातें निकली हैं। तो ये तो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। और हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत गहराई से इससे जुड़े हुए हैं। मुझे याद है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए क्लाइमेट चेंज पे अपनी पुस्तक भी लिखी थी। उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री के नाते क्लाइमेट डिवीज़न बनाया था, जब तो भारत सरकार में बना भी नहीं था। आज क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चुनौती है और मनुष्य ये ज्ञान को रखते हुए प्रकृति के सह अस्तित्व को अगर अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क सब में लाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम से 5वीं सदी में चले जाओ जी। कैसे जा सकते हो, आप तो 2030 में रह रहे हो जी। तो 2030 के ज्ञान विज्ञान तकनीकी मशीन लर्निंग का प्रयोग करते हुए ज़्यादा प्रकृति अनुकूल जीवन शैली अपनाएं। बिल्कुल। तो इतना ज्ञान विज्ञान होने के बाद भी आपके अंदर तो फियर, एंजाइटी, टेंशन ये तो गया नहीं। बिल्कुल। और ये कोई मशीन निकाल नहीं सकती। जी नहीं। ये तो तभी निकाल सकते हैं जब आप प्रकृति अनुकूल जीवन शैली जियोगे। बिल्कुल। सब आपने जिन चीज़ों की बात की, इन्हीं से जुड़ा एक और सवाल है कि बहुत ही क्रांतिकारी कदम है जब पर्यावरण मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के साथ जुड़कर कार्य करता है। भारत की अगली पीढ़ी, हम जिन भी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जिन भी मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें वो बच्चे जो अब बड़े हो रहे हैं वो आगे चलकर देखेंगे। उनके समक्ष वो सब समस्याएं या वो सब विकसित भारत का एक प्रारूप नजर आएगा। क्या सोच थी इसके पीछे कि पर्यावरण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय साथ आए और अलग अलग इनिशिएटिव्स शुरू करें? वो कौन सा है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विज़न था और उसके बाद मैं और धर्मेंद्र प्रधान जी दोनों मंत्रालयों के अधिकारी बैठे थे। सबसे बड़ा विषय तो यही था कि जो मिशन लाइफ का विषय है
ये विषय हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारी पुस्तकों में शामिल होना चाहिए। मिशन लाइफ का जो कंसेप्ट का विषय है वो तो हमने दिया है, लेकिन विद्यार्थियों की शिक्षा और पद्धति में क्या है ये तो उनको करना होगा। फिर दूसरा, पर्यावरण मंत्रालय एक बच्चों में जागरूकता के लिए इको क्लब चलाते हैं जी। तो इको क्लब हम, चूँकि शिक्षा संस्थान उनके पास है, इको फ्रेंडली क्लब जो है उसको चलाने का काम करते हैं। फिर हमारे पास एक बहुत अच्छा नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम NMNH करके ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जैसे हमने मेरे अपने यहाँ पे अलवर में हम लोगों ने एक टाइगर मैराथन करी, तो हमने बच्चों जो उस क्षेत्र के आसपास रहते हैं उनको कहा कि आप इस पे पेंटिंग प्रतियोगिता करिए, तो 20,000 बच्चों ने भाग लिया। तो मैंने तो उस समय जो देखा कि बहुत अच्छा उन्होंने टाइगर के चित्र वगैरह बनाए। तो जब आप विजुअलाइज करते हो उसको, जब आप अपने माध्यम से उभारते हो तो आपकी उसके प्रति संवेदनशीलता भी आती है। बिल्कुल। तो इस जागरण कार्यक्रम में भी शिक्षा मंत्रालय के साथ कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि धर्मेंद्र जी मिशन लाइफ के विषय को लेकर शिक्षा मंत्रालय में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो उच्च शिक्षा का स्तर है। फिर IITs वगैरह में भी हम मिशन लाइफ के इन विषयों को लेकर के जाते हैं, क्योंकि हम सेव वाटर, सेव फूड, सेव एनर्जी की तो बात करते हैं, लेकिन उसके लिए नए स्टार्टअप भी आने चाहिए। हम मशीन लर्निंग की तो बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, इससे अगर एनर्जी बनाना चाहते हैं तो ऐसे स्टार्टअप बनेंगे तभी तो इसको सारे को डिस्पोजल कर पाएंगे। कोई चीज़ धरती पे वेस्ट नहीं होती, नेचर अपने आप में नेट जीरो होती है, लेकिन हमारी चूँकि औद्योगिक विकास के कारण एमिशन होता है, तो हमने नेट जीरो बनना है तो ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी को लेके आना होगा। बिल्कुल। तो शिक्षा मंत्रालय इस पे जो कार्य करता है हम पूरा सहयोग करते हैं, होल ऑफ द गवर्नमेंट की बात है। बिल्कुल। सब कितना ज़रूरी है हमारे लिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि तकनीकी पर अपनी महारत हासिल करना, और साथ ही साथ नई तकनीकियों को उतनी ही जल्दी अपनाना, ताकि कार्बन फुटप्रिंट की अगर हम बात करें कि जितना ज़्यादा हम उत्सर्जन आज कर रहे हैं धीरे धीरे और ज़्यादा कम करें। सर, आपके विचार में और वो क्या कदम हो सकते हैं ताकि हम जितना भी कार्बन उत्सर्जन आज हो रहा है, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है, अगर भारत का मॉडल पूरे विश्व में भी अपनाया जाता है? देखो, तकनीकी, ज्ञान, विज्ञान, इसमें तो मनुष्य को आगे जाना ही चाहिए जी। और जो अभी जिस तरीके के आधुनिक युग में उसमें साइंस बेस्ड सॉल्यूशन होने चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए, और नॉलेज और इंट्यूशन दोनों होने चाहिए। कि आपके पास नॉलेज है और इंट्यूशन नहीं है जी, और नॉलेज है, इंट्यूशन नहीं है, लेकिन एथिक्स नहीं है जी, तो ये तो सब मिला हुआ मामला है। अकेला तकनीकी मनुष्य नहीं बना सकती, बिल्कुल, है ना। अकेले तकनीकी से आप सब कुछ कर सकते हैं। आप तकनीकी से इस कप के ऊपर चिड़िया की फोटो बना सकते हैं, पर चिड़िया तो नहीं बना सकते। आप तकनीकी से चिड़िया का कलर बता सकते हैं जी, लेकिन उसमें प्राण तो नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं सर, वो तो नेचर से ही आएगा। बिल्कुल तो ठीक बात। नेचर के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना, तकनीकी को नेचर अनुकूल बनाना और लोगों के बीच में जो डिस्पैरिटी है उसको ख़त्म करना, बिल्कुल, तब हम एक ऐसा संसार बनाएंगे जिस संसार में, जिसको जॉयफुलनेस कहें, जिस संसार में लोग खुश होकर के जीवन को जिए। आप कितनी तकनीकी लाओ, आप मनुष्य को अमर तो नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं सर, तो जितने समय के लिए मनुष्य यहाँ पर है, जी, उत्साह से, उमंग से, सहयोग से, समन्वय से, सामंजस्य से इस जीवन को जिए। आखिर ये कितना प्रयास क्यों होता है कि ये जीवन अच्छा जिए जिस धरती पे हम आए हैं, लेकिन वो जीवन प्रकृति के कारण है। बिल्कुल। तो पॉलिसी इंटरवेंशन भी वैसा हो, तकनीकी भी उस और तकनीकी का लाभ हर आदमी तक पहुँचे, बिल्कुल, यही संसार का लक्ष्य है। तो सब प्रकृति और पर्यावरण की ओर कृतज्ञता और आभार होनी चाहिए। सब आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में आप आए, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, Thank you so थैंक यू much. वेरी मच, प्रणाम। थैंक यू। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।